तो फिजियोलॉजी, ठीक है, आपकी बुक्स के अंदर पेज नंबर 158 है। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, जितना यहाँ लिखा है इतना सफिशिएंट है। अदरवाइज आप जानते हो फिजियोलॉजी इतना बड़ा टॉपिक है कि अलग ब्रांच है पूरी मॉडर्न की एक, है ना। तो उतना तो डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, यहाँ जो लिखा है उसको पढ़ने की, याद करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। इनके कॉन्सेप्ट बाकी चीजें जहाँ सुपरफिशियल होगा बता दूंगा, डिटेल में मैं भी नहीं जाऊंगा क्योंकि एक टॉपिक है पूरा इसके। जाहिर सी बात है, जानने वाले लोग होते हैं अच्छे से। देखते हैं बेटा। तो फर्स्ट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है। तो -65 MV से लेके -95 MV, एवरेज लिख दिया अराउंड -70 MV। ठीक है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। तो इससे फिर बढ़ता है कम होता है, वो पूरी एक प्रोसेस है कि कैसे सिग्नल आगे बढ़ते हैं, वो सब कैसे होता है आप तो याद रखो, अराउंड -70। सीरम क्या होता है। तो सीरम होता है प्लाज्मा में से फिब्रिन हटा दो आप, प्लाज्मा जो है ब्लड का, उसमें से फिब्रिन हटा दो, तो हम लोग इसको SPF करके याद कर लेते हैं। SPF एक टर्म होती है ना, तो S बराबर P-F ऐसा करके मतलब। तो सीरम प्लाज्मा माइनस फिब्रिन। नेक्स्ट देख रहे हो माइलोइड टिश्यू और लिम्फोइड टिश्यू। तो माइलोइड टिश्यू, तो इसमें काफी सारी सेल्स बनती हैं, मेनली रेड बोन मैरो जो है, तो ये इसके अंदर आ जाती है, देख लेंगे। तो माइलोइड टिश्यू में रेड बोन मैरो और लिम्फोइड टिश्यू, इसमें आ जाते हैं हमारे लिम्फ नोड, थाइमस और स्प्लीन। लिम्फ नोड, थाइमस और स्प्लीन। इसमें चाहो अगर जो आपको मैंने माइलोइड टिश्यू जैसे बताया, इसमें चाहो तो लिख सकते हो और क्या होता है इसके अंदर, तो लिख लोगे एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स। यानी जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं मेनली वो सब यहीं से बनती है, जाहिर सी बात है। तो उनमें से रेड ब्लड सेल्स भी हैं। तो माइलोइड टिश्यू, तो ये सब चीजें इसके अंदर होती हैं। फिर एक बार बोल रहा हूँ, एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स, जो भी आप ब्लड सेल्स के नाम पढ़ते हो। और लिम्फोइड टिश्यू में कह रहे हैं लिम्फ नोड्स, थाइमस, स्प्लीन, ये हिस्से आ जाते हैं लिम्फोइड टिश्यू के हमारे। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड किस तरह होता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड किस तरह होता है। तो कह रहे हैं कि स्टार्ट फ्रॉम थर्ड वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। तो थर्ड वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, तो वहां से स्टार्ट हो जाता है फॉर्मेशन ब्लड का बॉडी के अंदर बच्चे की। थर्ड वीक से लेके कह रहे हैं थर्ड मंथ तक इंट्रावेस्कुलर एरिथ्रोपोइसिस होती है। तो आरबीसी उस समय कहाँ बनती हैं, इन मेसोडर्म ऑफ योक सैक। इतना मत जाओ आप, सिर्फ योक सैक करके याद कर लो काफी है, कि तीसरे हफ्ते से लेके तीसरे महीने तक कहाँ बनती हैं, तो योक सैक के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, तीसरे महीने से लेके पांचवें महीने तक हेपेटिक फेज आ जाती है। कहने का मतलब है आरबीसी फॉर्म्स इन लीवर, मेनली लीवर याद रखोगे, साथ साथ स्प्लीन भी है। तो लीवर एंड स्प्लीन क्वेश्चन आएगा, लीवर के ऊपर ही पूछेगा। फिर है 5 मंथ्स ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ ऑनवर्ड माइलोइड फेज आ जाती है। तो आरबीसी जहां बननी चाहिए मतलब रेड बोन मैरो में, तो वहीं बनती है। और इसके बाद में आगे की लाइफ में भी यहीं बनती है रेड बोन मैरो के अंदर। तो याद क्या रखना वो समझ लोगे। तो पहला कि तीसरे हफ्ते से ब्लड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तीसरे महीने तक योक सैक में बनता है, पांचवें महीने तक लीवर स्प्लीन में बनता है, और उसके बाद जो भी लाइफ है उसमें रेड बोन मैरो के अंदर बनता है। ठीक है, तो हमारे लिए मेन मार्क क्या है, 3 हफ्ते, 3 महीने और 5 महीने। इनको स्पेशली याद रखोगे, 3 हफ्ते, 3 महीने, फिर 5 महीने, इतना आप याद रखेंगे। आगे देखिए, ओवर द एज ऑफ सर मीटिंग में ना आ रही है, मीटिंग ऑटोमेटिकली ऑफ हो रही है। स्क्रीन, बेटा स्क्रीन सर बता रहे हैं ऑफ हो जा रही है। 4 टाइम। हाँ सर, हुई थी, अब सही चल रही है। नहीं नहीं, वो तो मेरी गलती हो से गई हुई थी, थी। एक बार तो मेरी गलती से हुई थी, मैंने गलती से शेयरिंग का ऑप्शन रोक दिया था। सर क्लियर नहीं। बाकी लोगों को क्लियर है ना अभी। यस सर। क्लियर है। हाँ एक जी काम कर, सर। हाँ बेटा एक काम कर लो, अगर किसी को स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही है, मान लो कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है जो भी है, तो आप ये कर लो कि अपने सामने बुक ओपन कर लो या अपने नोट्स ओपन कर लो। आप जो जूम मीटिंग भी कर रहे हो ना इस समय भी, आपके मोबाइल में अगर मान लो आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है इसकी, तो अपने मोबाइल में या जो डिवाइस से पढ़ रहे हो उसी में जाओ, व्हाट्सएप पे जहाँ भी आपके पास है ये, तो उसको ओपन कर लो, वहां भी ओपन हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। वहां साथ साथ पढ़ते रहो, ठीक है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही सर है। वॉइस ब्रेक हो रही है। बेटा वो तो आ गया मेरे सामने, नेट कनेक्शन अनस्टेबल है, थोड़ा सा आज इशू रहेगा यार। ठीक है, चलो अभी क्लियर है। यस यस सर। सर। ठीक है, देखेंगे, देखेंगे, कोई बात नहीं है, आज का सेशन में सभी को प्रोवाइड करा दूंगा जनरल, ठीक है, सभी को मिल जाएगा।
अगर वॉइस ब्रेक भी हो रही है तो सभी को मैं कॉमन सेशन प्रोवाइड करा दूंगा, ग्रुप में भी आ जाएगा, ठीक है, तो किसी का छूटेगा नहीं। देखते हैं आगे। आगे देख रहे हो बेटा, ओवर द एज ऑफ 20 ईयर्स रेड बोन मैरो कैन बी फाउंड इन ओनली फ्लैट बोन्स। ठीक है, तो 20 साल के बाद कह रहे हैं कि रेड बोन मैरो जो लगभग आपको सारी बोन्स के अंदर पहले मिल रही थी, तो अभी वो सिर्फ कहाँ मिलती है, फ्लैट बोन्स। ठीक है, तो उदाहरण दिया उन्होंने जैसे क्रैनियल बोन्स, रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्रे, पेल्विक बोन्स एंड इन अपर एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये स्पेशली याद रखना, यही क्वेश्चन पूछता है कि 20 साल के बाद या एडल्ट्स के अंदर कहाँ मिलती है आरबीसी, तो कहाँ मिलेगी, अपर एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, ये याद रखना, जैसे ह्यूमरस और फीमर। रेशियो बिटवीन फैट सेल्स एंड ब्लड सेल्स 1:1 का रेशियो है। माइलोइड और एथेरोइड टिश्यू का 3:1 का है। इस पे कोई सवाल करता नहीं है, फालतू की बात है, आगे चलेगा। आरबीसीज आर destroyed इन स्प्लीन एंड ऑल्सो इन लीवर एंड बोन मैरो। तो स्पेशली याद रखना, आरबीसी जो होती है वो स्प्लीन के अंदर जाके रप्चर होती है। तो हमने देखा भी था कि ऐसी कंडीशन जहां ब्लड सेल्स तेजी के साथ टूट रही हैं, तो वहां पे स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, क्योंकि वहीं आके टूट रही है, उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो स्प्लेनोमेगेली मिलती है, जैसे मलेरिया के अंदर आप देखते हो। ठीक है, स्प्लेनोमेगेली। तो वही चीज कह रहे हैं, तो इसलिए लिख लो आप कि स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं, स्प्लीन को। तो आरबीसीज आर destroyed इन स्प्लीन एंड ऑल्सो इन लीवर एंड बोन मैरो। 10 to 20 मिलीग्राम आयरन इज कंज्यूम्ड पर डे बाय एन एवरेज इंडिविजुअल। तो 10 से 20 ग्राम आयरन जो है पर डे कंज्यूम किया जाता है एवरेज इंडिविजुअल के द्वारा। नेक्स्ट आ जाएंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो ब्लड सेल्स होती हैं उनमें वो क्या कौन कौन सी होती हैं वो लिखे हुए हैं। नाम से समझ में आ रहा होगा, जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स जैसी संरचना मिलेगी तो ग्रेन्युलोसाइट्स, जिनमें नहीं होगी वो संरचना तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में तीन आती हैं, बैन यानी BEN, बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। आगे देखें, नेक्स्ट है कन्वर्जन फैक्टर्स ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। देखो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर होता है नंबर 2, यहाँ नीचे देख पा रहे होगे। ठीक है, तो जब ब्लड क्लोटिंग होती है ना, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है थ्रोम्बिन के अंदर। ठीक, तो बता रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। तो फैक्टर 10, फैक्टर 5, फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम प्लेटलेट्स एंड कैल्शियम। तो 10, 5, फॉस्फोलिपिड फ्रॉम प्लेटलेट्स एंड कैल्शियम, ये आपको याद रखना है, ये चार फैक्टर हैं जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराते हैं। आगे चलोगे, कोएगुलेशन फैक्टर्स कितने होते हैं बेटा, 13 होते हैं, 13। ठीक है, तो देख लोगे कौन से 13 है, आपको रटे हुए होने चाहिए बिल्कुल, 1 to 13 आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए इसी क्रम में। तो फर्स्ट है फिब्रिनोजन, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन जिसकी अभी बात की, ये कन्वर्ट करने वाले उसको थ्रोम्बिन में चार फैक्टर हैं। तो फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, थर्ड फैक्टर है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। फोर्थ कैल्शियम। 5 प्रो एक्सिलेरिन। ठीक है, सिक्स्थ लिखा नहीं है, लेकिन अगर पूछे कभी तो एक्सिलेरिन होता है, पहले होता है प्रो एक्सिलेरिन, ठीक है, फिर होता है एक्सिलेरिन, छठा। आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कौन सा फैक्टर नहीं होता, तो छठा फैक्टर नहीं होता, सवाल ऐसे भी पूछ लेता है। क्लियर। सातवां है प्रो कन्वर्टिन, प्रो कन्वर्टिन। 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। 9th क्रिसमस फैक्टर। 10th स्टुअर्ट फैक्टर। 11th PTA, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। 12 है हेजमैन फैक्टर, जिसको ग्लास कॉन्टैक्ट फैक्टर भी कहते हैं, ग्लास कॉन्टैक्ट फैक्टर। और 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। याद कैसे रख सकते हो वो देख लेते हैं अभी एक बार जल्दी से। देखो फर्स्ट है बेटा फिब्रिनोजन, तो फर्स्ट फिब्रिनोजन समझ रहे हो, एफ से दोनों स्टार्ट हो रहा है, तो फिब्रिनोजन ये फर्स्ट है। दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, इसको तो हमने याद ही किया स्पेशली, प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा, तो 3 लिखते हो तो भी टी से स्टार्ट होता है, या 3 लिखोगे तो भी टी से स्टार्ट होगा, और इसका नाम जो है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये भी तीन टी से ही स्टार्ट होता है ना, तो टिश्यू जैसे 3 होता है तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ऐसा याद कर सकते हो। फोर्थ है कैल्शियम, 4 कैल्शियम देख लेना। पांचवा छठा स्पेशली याद रख लोगे, प्रो एक्सिलरिन और एक्सिलरिन ऐसा करके 5 6। फिर साथ भी प्रो वाला ही है, प्रो कन्वर्टिन।
पहले प्रो एक्सिलेरिन है पांचवा, फिर सातवां है प्रो कन्वर्टिन। आठवां देख रहे होगा उसके लिखा हुआ है एंटी हिमोफिलिक फैक्टर। एंटी हिमोफिलिक फैक्टर ध्यान रखना, अगले पेज पर अगर आप देखोगे, एक मिनट, अगले से अगले पेज पे है एक्चुअली, तो यहां देख रहे होगे आप, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि आठवें फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से हिमोफिलिया ए होता है, जिसको हम क्लासिकल हिमोफिलिया भी कहते हैं। ठीक है। फैक्टर 9 की कमी की वजह से हिमोफिलिया बी होता है। और नेक्स्ट लिखा है फैक्टर 10th, उसको सही कर लोगे, बोलो कौन सा फैक्टर करोगे सी के अंदर? 11। 11। 11। ठीक है, तो 11 है, सही कर लेंगे। तो ड्यू टू फैक्टर 11 डेफिशिएंसी हिमोफिलिया सी होता है। तो आप चाहो तो ऐसा भी याद कर सकते हो, फैक्टर नंबर 8, 9 और 11, 10 का गैप है बीच में, क्रमशः हिमोफिलिया ए, हिमोफिलिया बी, हिमोफिलिया सी होता है इनकी कमी से। और ये कौन कौन से फैक्टर हैं देख लेंगे अब वापस चल के, चलो तो देखोगे। तो आठवां तो वही लिखा है एंटी हिमोफिलिक फैक्टर ए, जो हम लोगों ने देखा। फिर 9th लिखा है क्रिसमस फैक्टर, जिसका हमने नाम पढ़ा एंटी हिमोफिलिक फैक्टर बी। ठीक है, या हिमोफिलिया बी जिसकी वजह से होता है, ऐसा कह लो। तो 9th नंबर नाम लिखा है क्रिसमस फैक्टर। तो मैं तो इस तरह याद रखता हूँ कि भाई इंडिया है, इंडिया में ज्यादा मतलब क्रिश्चियंस कम है कंपैरेटिवली, तो क्रिसमस लगभग नहीं मनाते, मतलब बहुत कम लोग मनाते हैं, ऐसा मैं याद रखता हूँ। नो, नो तो क्रिसमस फैक्टर, ऐसा याद करने के लिए। फिर 10th है स्टुअर्ट फैक्टर। स्टुअर्ट, तो स्टुअर्ट के अंदर टी दो बार रिपीट हो रहा है, स्टुअर्ट टी टी करके, तो 10 ऐसे याद रह जाता है, टी से प्लस स्टुअर्ट, वहां टी आ रहा है दो बार, स्टुअर्ट फैक्टर। 11 नंबर आपको अगेन याद है एंटी हिमोफिलिया फैक्टर। ठीक है, सी, ए बी सी, तो हिमोफिलिया सी जिसकी वजह से नहीं होता, पीटीए, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। 12 नंबर है हेजमैन फैक्टर या ग्लास कॉन्टेक्ट फैक्टर। इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि ग्लास के जो सेट आते हैं ना मार्केट में, वो ऐसे आते हैं 6 का, 12 का, ऐसे सेट आते हैं, आप लेने जाओगे तो कभी। तो मैं इस तरह याद रखता हूँ कि वो ग्लास लेने गए हैं, तो ग्लास हैं, पूछ रहे हैं ग्लास हैंगे आपके पास, ग्लास हैंगे मतलब हैं हमारे पास। ठीक है, तो है यानी ग्लास हेजमैन फैक्टर, ऐसा करके। नंबर 12, 13 पे है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो कुल मिला के रटने हैं बेटा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा कोशिश की, कुछ लोग ट्रिक्स बनाते हैं, ट्रिक्स बना सकते हो आप, लेकिन याद करने हैं, जरूरी है सारे। नेक्स्ट आ जाओगे, फैक्टर्स अपोजिंग कोएगुलेशन। तो कौन से फैक्टर हैं जो कोएगुलेशन को रोकते हैं? वॉइस ब्रेक हो रही है, पता है मुझे, एक मिनट रुक जाओगे, मैसेज आ जाता है मेरे पास, एक मिनट। अभी ठीक है, चलो देखो। तो फैक्टर्स अपोजिंग कोएगुलेशन, तो एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, हिपेरिन, हिपेरान और प्रोटीन सी। बाकी आपसे कोई नहीं पूछने वाला, आपसे पूछेगा हिपेरिन, स्पेशली इसको याद रखना। हिपेरिन जो है, इसको स्पेशली याद रखोगे, तो कोएगुलेशन को अपोज करता है हिपेरिन। बाकी देख लेना आप, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड है, हिपेरिन, हिपेरान, प्रोटीन सी। नेक्स्ट आ जाओ, फैक्टर कॉजिंग लाइसिस ऑफ एग्जिस्टिंग क्लोट, कि कहीं क्लोट बन गया, उसको तोड़ना भी तो पड़ेगा बॉडी से निकालने के लिए, तो उसके लिए कौन काम करता है? प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स, ये भी याद रखेंगे, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अपोजिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर, तो प्लेटलेट्स जो चिपकती हैं आपस में, कह रहे हैं उसको रोकने वाला कौन है? तो एंडोपरोक्सीडेज एंड प्रोस्टासाइक्लिन्स, एंडोपरोक्सीडेज एंड प्रोस्टासाइक्लिन्स। एक बार फिर देख लो, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। कुछ है कन्वर्जन फैक्टर्स ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, तो 10, 5 फॉस्फोलिपिड फ्रॉम प्लेटलेट एंड कैल्शियम। फिर है कोएगुलेशन फैक्टर, वो 13 है। फैक्टर्स अपोजिंग कोएगुलेशन अगेन एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, हिपेरिन, हिपेरान, प्रोटीन सी, तो हिपेरिन स्पेशली कहा याद कर लेना। फैक्टर कोजिंग लाइसिस ऑफ एग्जिस्टिंग क्लोट, तो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अपोजिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर, एंडोपरोक्सीडेज एंड प्रोस्टासाइक्लिन्स। नेक्स्ट आ जाओगे, लैंड स्टनर लॉ रिगार्डिंग ब्लड ग्रुप। तो पहले तो ये याद रखना कि ब्लड ग्रुपिंग की खोज किसने की थी, ऐसा सवाल भी कर लेते हैं, किसकी देन है ये? तो कार्ल लैंड स्टीनर इनका पूरा नाम था, कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, तो लैंड स्टीनर याद रखोगे। तो क्या लो है इनका, ये ब्लड ग्रुप देख पा रहे हो, ए बी और ओ। ठीक है, इसके सामने लिखा है ए ग्लूटिनोजन या एंटीजन, इनमें कौन सा है? ऑन दिस सेल मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट, तो एरिथ्रोसाइट की सेल मेम्ब्रेन पे कौन सा एंटीजन है, उसके आधार पे हम ब्लड ग्रुप का नाम रखते हैं। तो जो भी एंटीजन होगा ना, वो ब्लड ग्रुप का नाम होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए एंड बी दोनों हैं तो ए बी,
और कोई भी नहीं एंटीजन तो ओ हो गया ब्लड ग्रुप। ओ का मतलब जीरो समझ सकते हो कि नील, कोई एंटीजन नहीं है। सामने एंटीबॉडी देख रहे हो प्लाज्मा के अंदर, तो सिंपल सी बात है, एंटीबॉडी क्या होगी, जस्ट अगेंस्ट वाली चीज। तो ए है तो उसके अगेंस्ट हो गया बी, बी के अगेंस्ट हो गया ए, ए और बी दोनों है तो नील हो गया, वहां पे कोई एंटीबॉडी नहीं है। और नील है तो वहां ए और बी दोनों मिलेंगे, एंटीबॉडी। क्लियर है? तो नाम किसके आधार पे होता है, एंटीबॉडी के आधार पे नहीं, सवाल इसमें ये करता है एंटीजन के आधार पे नाम होता है ब्लड ग्रुप का। नेक्स्ट देखिए, फॉर एन ए बी इंडिविजुअल, इफ ए बी ब्लड ग्रुप इज नॉट अवेलेबल, ए इज बेटर देन बी। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मान लो कोई पेशेंट है, उसको ब्लड नहीं मिल रहा, ए बी ब्लड ग्रुप का है वो, तो कौन सा दोगे उसको, ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड दोगे, वो कह रहे हैं ज्यादा बेटर होता है बी से। ठीक है, आगे देखेंगे कॉमनेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ब्लड ग्रुप ओ सबसे कॉमन है, ओ। ब्लड ग्रुप ओ इज मोर प्रोन टू ड्यूरल अल्सर। सवाल इसके ऊपर आते हैं, ध्यान से देख लेना कि किस ब्लड ग्रुप वाले में देखा गया कि जनरली कौन सी डिजीज होती है। तो ओ वाले को ड्यूरल अल्सर, हेमोलिटिक टेंडेंसीज, ये चीज ज्यादा होती हैं। तो मेरा तरीका तो याद करने का इसको था, मैं याद रखता हूँ एचओडी, डिपार्टमेंट का एचओडी जैसे होता है। तो एच यानी हेमोलिटिक टेंडेंसीज, ओ मतलब ब्लड ग्रुप ओ, और डी का मतलब ड्यूरल अल्सर, ऐसा करके मैं तो याद रखता था। ठीक है, बाकी आप देख लो, सीधे याद कर लोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट देखोगे ब्लड ग्रुप ओ के ए के व्यक्ति को कौन सी डिजीज होने की संभावना होती है, कार्सिनोमा स्टमक, कार्सिनोमा सर्विक्स एंड थ्रोम्बोसिस। तो कहने का मतलब है कार्सिनोमा होने की ज्यादा संभावना किसको है, ब्लड ग्रुप ए वाले को। ठीक है, तो कार्सिनोमा स्टमक, कार्सिनोमा सर्विक्स एंड थ्रोम्बोसिस। चलो बता दोगे, किस रोग की पहचान है ब्लीड ऑन टच। कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। ठीक है बेटा, कार्सिनोमा ऑफ ए तो सर्विक्स। ये याद रखेंगे, कार्सिनोमा सर्विक्स ब्लीड ऑन टच जरूरी है। तो बाकी कार्सिनोमा स्टमक, कार्सिनोमा सर्विक्स एंड थ्रोम्बोसिस, तो ब्लड ग्रुप ए वाले को होने की संभावना ज्यादा है। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव। ध्यान रखना, लोग कंफ्यूज होते हैं ब्लड ग्रुप ओ में कौन सा वाला होगा। तो ओ निगेटिव वाला जो है इज यूनिवर्सल डोनर, एंड ब्लड ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो ए बी पॉजिटिव किसी का भी ब्लड ले सकता है, और ओ निगेटिव किसी को भी ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है ओ निगेटिव। आगे चलें, in mismatched blood transfusion only the donor's erythrocytes are destroyed but recipient's erythrocytes are not harmed। ठीक है, ब्लड लेने वाले को कह रहे हैं उसकी जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, उनको नुकसान नहीं होता, लेकिन जो डोनेट की गई हैं कि वो काम नहीं करती, वो खत्म हो जाती हैं, जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है ना? देयर इज नो नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच एंटीजन। तो आर एच एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी में कोई नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी नहीं होती। हेमोलिसिस एंड एनीमिया ड्यू टू आर एच इनकम्पैटिबिलिटी इन फीटस इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। कंडीशन का नाम ध्यान रखोगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। आपको बताया होगा छोटे बच्चों के अंदर जॉन्डिस होना बहुत कॉमन बात है, लेकिन उसमें जनरली कुछ टाइम लगता है डेवलप होने में, जनरली 48 घंटे के बाद होगी। ठीक है, तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि लीवर ठीक से अभी डेवलप नहीं हुआ है, फंक्शनिंग प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन अगर ये चीज बहुत जल्दी बच्चों में होने लगे, जॉन्डिस दिखाई देने लगे जन्म के तुरंत बाद ही, मान लो 12 घंटों में, 18 घंटों में, 24 घंटों में, तो आप क्या समझते हो कि कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी है, कोई कंडीशन है जिसकी वजह से आरबीसी तेजी के साथ उनका ब्रेकडाउन हो रहा है, और ये कंडीशन डेवलप हो गई, इतनी तेजी के साथ ब्लूबिलिन रिलीज हो रहा है कि ये कंडीशन डेवलप हो गई। तो वो क्या कंडीशन होती है, जनरली यही कंडीशन होती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। हाँ बेटा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। दिस इज ऑल्सो नोन बाय नेम ऑफ HDN, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, और इक्टेरस ग्रेविस नियोनेटोरम, इक्टेरस ग्रेविस नियोनेटोरम। इसमें क्या होता है वो आप समझ लो, जिनको नहीं पता हो तो बेटा लिख लोगे, फादर का जो है यानी जो पापा है उनका ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव। पॉजिटिव। जो मदर है उनका निगेटिव, और जो होने वाली संतान है बोलो पॉजिटिव। पॉजिटिव होती है। क्लियर। तो फीमेल जो है, फादर जो है, ये गलत हो गया वैसे, ऐसा लग रहा है मेल फीमेल, है ना, ये मतलब ऐसा कर लो, मैन और इसको वुमन या फीमेल इस तरह करके कर लो, तो दोनों उल्टे दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ऐसा कर लो कि इधर मेल इधर फीमेल, ऐसा समझो।
ठीक है, तो मेल वाला जो है वो पॉजिटिव होगा, फीमेल जो है वो नेगेटिव होगी, और डॉटर या सन जो भी होगा मतलब बच्चा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये कंडीशन होती है इसके अंदर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के अंदर, तो ये याद रखना आप। क्लियर? सवाल पूछा जाता है इस पे, स्पेशली याद रखना क्या रहता है ब्लड ग्रुप। आगे देखें, तो दिस इज ऑल्सो नोन बाय नेम ऑफ एसडीएन, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न और इक्टेरस ग्रेविस नियोनेटोरम। प्रिवेंशन इसका क्या है, तो बाय गिविंग एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनोसप्रेशन। ठीक है, तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनोसप्रेशन करा दिया जाता है। और इसमें अगर ठीक ठाक मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ डिलीवरी में, तो कोई आगे फर्दर चीजें नहीं होती हैं इस तरह की, अगर ब्लड मिक्सिंग ना हो, है ना, तो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। लेकिन जनरली सेकंड थर्ड डिलीवरी के समय ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ठीक है ना, तो याद रखोगे। नेक्स्ट कह रहे हैं क्योर क्या करना है। भाई वो तो प्रिवेंशन हो गया, सेफ्टी। अब है कि कंडीशन डेवलप हो गई तो क्योर करना पड़ेगा। क्योर कैसे करोगे, तो एक ही चीज होती है, ब्लड अगर खराब हुआ है तो ट्रांसफ्यूजन, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन तो वो कराया जाता है थ्रू अम्लाइकस। क्लियर? आगे देखिए, लाइफ स्पैन ऑफ ब्लड सेल्स, कितने कितने दिन जीवित रहती हैं ब्लड सेल्स, तो आरबीसी 120 डेज, 120 दिन। लिम्फोसाइट्स 2 to 3 days, प्लेटलेट्स 9 to 11 days, न्यूट्रोफिल्स 2 to 4 days, इओसिनोफिल्स 8 to 12 days, और बेसोफिल्स 12 to 15 days। हम कैसे याद रखते हैं कि आरबीसी 120 दिन, उसको तो सीधा याद कर लो। बाकी यहाँ देखोगे, आपको एक ट्रिक कही थी मैंने, बैन, BEN ऐसा करके हमने याद किया था पीछे नाम। ठीक है, तो बेसोफिल जो है वो बा से बेसोफिल, बा से 12 ऐसे याद कर सकते हो, लगभग 12 दिन। ठीक है, फिर चार चार कम करते चले जाओ, कहने का मतलब है। इओसिनोफिल है तो सेकंड नंबर पे, उनमें 8 दिन लगभग। और एन यानी न्यूट्रोफिल्स, उसमें देख पा रहे हो वही 4 दिन लगभग, 2 से 4 दिन। तो ऐसा कर सकते हो कि 12, बे से बेसोफिल और बा से 12 मतलब, फिर चार चार घटाते चले जाओ, 8 दिन लगभग, फिर 4 दिन लगभग, तो याद रह जाता है। इधर देखोगे तो आरबीसी 120 दिन, लिम्फोसाइट्स याद कर लो 2 से 3 दिन, लिम्फोसाइट्स 2 से 3 दिन। और प्लेट लेके कोई 9 2 11 हो गया, है ना। बहुत सारे लोग शादियों में चोरी छिपे खाने आते हैं, तो वो कई बार क्या है कि प्लेट भी लेके भाग गए। तो प्लेट लेके 9 2 11, ये खाना तो खाया खाया, और प्लेट भी लेके 9 2 11 हो गए, है ना। तो मैंने कभी मैंने कभी तुम लोगों को बताया शायद कि, नाम नहीं लेता, लखनऊ में ना एक सर थे हमारे, तो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में एक टीचर थे हमारे, तो हम राजाजीपुरम में रहा करते थे। तो वहां पे क्या था कि उनकी डॉटर की शादी थी, तो कभी कभी हम लोग भी ऐसे चले जाया करते थे इकट्ठा होके लड़के, कहीं पार्टी वार्टी में खाने के लिए, इस तरह ही। तो हम लोग एक बार पूरा राजाजीपुरम जो है छोड़ के, मतलब हमें मालूम चला कि सर की लड़की की शादी है, तो हमने एक आइडिया लगाया कि भाई सर की लड़की की शादी है, तो जहां तक सबसे अच्छी जगह हो रही होगी, तो जो लोग लखनऊ को जानते हैं वहां पे एक ताल कटोरा करके मिनी स्टेडियम है, तो हमको लगा कि वहीं शादी हो रही होगी। तो हमने वहां पे, हम जाने वाले थे खाने उस दिन, फिर हमने कैंसिल किया कि वहां नहीं जाते, कहीं छोटी जगह चलते हैं। तो हम ढूंढते ढांढते बहुत मुश्किल से एक जगह पहुंचे, वहां जाके अंदर एंट्री की थी कि बहुत सारे लोग जानते मिलने लगे, टीचर जानते मिलने लगे। तो हम जाके फाइनली वहीं फंसे जहां से हम बचने वाले थे, उसी मैरिज में जाके फंस गए हम सारे लोग। और फिर मजबूरी, खा रहे हैं वहां, नजरें नहीं उठ रही हैं, लेकिन जा भी नहीं सकते, ऐसा फंस चुके थे, अंदर तक पहुंच गए थे काफी, है ना। तो ऐसे फंस जाते हैं। तो कई बार इस जगह लोग क्या करते हैं कि खाना तो खाए, और कुछ लोग ऐसे प्लेट भी लेके 9 2 11 हो जाता है। तो 9 11 ऐसे याद कर सकते हो, प्लेट लेके 9 2 11। क्लियर? आगे देखोगे, 1 2 5 7 9 और 10, तो ये कह रहे हैं ये ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर जो होता है, ये लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है। 1 2 5 7 9 10, आप लोगों को मैंने एनाटॉमी के लेक्चर दिए होंगे, आप सबने पढ़े होंगे वो, तो उनमें आपने देखा होगा मिक्स्ड नर्व्स कौन सी होती हैं, कौन सी होती हैं बेटा? पसंद है पसंद है। पसंद। 5 7 9 ठीक 10। है, तो हमारी ट्रिक है उसमें पसंद। ठीक है बेटा, तो पसंद का मतलब हम याद रखते हैं, 5 से 5, 7 से 7, ना से 9, और दा से 10, पसंद यानी 5 7 9 और 10, ये वाली। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हो ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर पसंद तो इसके अंदर भी है, 5 7 9 10। ठीक है, कि एक दो चीज पसंद है, कह रहे हैं लोग कि इनमें कुछ पसंद आया, कि दुकान पे सामान देखने जाते हो कि हाँ एक दो चीजें पसंद आ रही हैं, और दिखाओ अभी। तो एक दो पसंद है, तो 1 2, एक दो, और पसंद 5 7 9 10, 9 10, ये वाले लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 2 7 9 10 ब्लड फैक्टर्स। तो जो पसंद था ना, उसमें थोड़ा सा चेंज कर लोगे, दसंत कर लोगे, तो आंसर निकल जाता है, दो, पसंद की जगह दसंत, 2 7 9 10। तो विटामिन के चाहिए दसंत के लिए। नेक्स्ट देखिए, इन ब्लड स्मेयर
तो बर सेल्स आर सीन इन यूरेमिया एंड स्पर सेल्स आर सीन इन सिरोसिस। तो स्पर सिरोसिस ना सीधे याद कर लो, छोड़ो। स्पर सिरोसिस, ठीक है, स्पर सेल सिरोसिस के अंदर, बर सेल्स इन यूरेमिया, याद रखेंगे आप। अच्छा, सिरोसिस में शायद हमारी बात हुई है, वो गाइड में क्वेश्चन है आपके कि पोर्टल हाइपरटेंशन, पाइल्स हो जाना, इसोफेजियल वेरिसेल्स, ये सब कंडीशन जुड़ी होती हैं, लिख लो चाहो तो। लीवर सिरोसिस के साथ क्या कंडीशन और मिल सकती है साथ में, तो लिख लोगे। फर्स्ट लिखो इसोफेजियल वेरिसेस, इसोफेजियल वेरिसेस। तो इसोफेगस की जो लाइनिंग है उसमें पाउच जैसे समझ लो कि स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो वो इजीली फिर रप्चर कर जाते हैं, ब्लड आता है वहां से, तो इसोफेजियल वेरिसेस। दूसरा लिखो पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन। और तीसरा लिखो पाइल्स, अर्श। एक और बताया होगा कि सिरोसिस के अंदर जो फाइब्रोसिस होती है इसमें, तो किन सेल्स की वजह से होती है, तो सेल्स का नाम लिख लोगे। स्टेलेट सेल, चलो, स्टेलेट सेल्स। तो स्टिलेट सेल्स होती हैं, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। स्टिलेट सेल्स होती हैं, ये फाइब्रोसिस कराती हैं, है ना, जिसके लिए फिर हम लोग फाइब्रो स्कैन वगैरह आजकल देख रहे हो काफी कॉमनली कराया जा रहा है। तो ये चीज मेनली देखने के लिए लीवर कितना काम कर रहा है अच्छे से। तो स्टिलेट सेल्स होती है। आगे चलेंगे। इन ए प्लास्टिक एनीमिया प्लेटलेट्स मैक्सिमम अफेक्टेड, कि किसी को ए प्लास्टिक एनीमिया हुआ हो तो प्लेटलेट्स जो होती हैं सबसे ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। वाइल इन परनीशियस एनीमिया प्लेटलेट्स रिमेन नॉर्मल। तो याद करने के लिए अगर भूल जाओ तो, कि भाई देखो प्लास्टिक नहीं है तो प्लेट्स कैसे बनेंगे, है ना, प्लेट्स तो प्लास्टिक की बन रही है आजकल ज्यादातर, ठीक है। तो जब प्लेटलेट्स प्लास्टिक नहीं है तो प्लेटलेट जो है, मतलब प्लेट्स जो है वो नहीं बनेंगे, ऐसा करके याद कर सकते हो। तो ए प्लास्टिक एनीमिया में प्लेटलेट्स आर मैक्सिमम अफेक्टेड, while in pernicious anemia platelets remain normal. In polycythemia vera there is increased count of RBC, platelets and leukocytes। यानी सारी सेल्स जो है बढ़ रही हैं पोलीसाइथीमिया वेरा के अंदर, सारी ब्लड सेल्स में बढ़ जाती हैं, कुल मिला के बात यह है, तो रटने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ। ड्यू टू फैक्टर ए डेफिशिएंसी हेमोफिलिया ए यानी क्लासिकल हेमोफिलिया अकर्स। आपको मैंने बताया होगा कि उरुस्तम जो रोग हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि ये पैर मेरा नहीं है ना, जिसके पूर्ण रूप में ध्यान निद्रा वो सब आपने देखा है, तो उस रोग को ना कहीं हेमोफीलिया के साथ भी रिलेट कर लेते हैं, तो बहुत लोग उसका हेमोफीलिया के साथ कोरिलेशन करते हैं, तो वो भी ध्यान रखना, वाई वाई में कोई सवाल कर लेता है इस तरह के। तो ड्यू टू फैक्टर 8 डेफिशिएंसी हेमोफीलिया ए यानी क्लासिकल हेमोफीलिया अकर्स, ड्यू टू फैक्टर 9 डेफिशिएंसी हेमोफीलिया बी अकर्स, और एक करेक्शन कराया, हेमोफीलिया 11 डेफिशिएंसी की वजह से हेमोफीलिया सी होता है, फैक्टर 11 की कमी की वजह से, माफ करें, हेमोफीलिया सी। आगे देखिए, वेस्कुलर हेमोफीलिया और वॉन विल्ब्रांस डिजीज, ये क्या है, स्यूडो हेमोफीलिया, तो याद कर लोगे सीधा स्यूडो हेमोफीलिया, वेस्कुलर हेमोफीलिया या वॉन विल्ब्रांस डिजीज। आगे चलें। स्टोर्ड ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन प्लेटलेट्स लिव फॉर 3 days। कहने का मतलब यह है कि अगर प्लेटलेट के लिए आपने ब्लड स्टोर किया है तो 3 दिन तक आप यूज करा सकते हो, अगर प्लेटलेट चाहिए आपको 3 days, क्योंकि लाइफ बहुत कम होती है प्लेटलेट की, देखते होगे ना वैसे भी कि किसी को अगर डेंगू हो जाता है तो बहुत जल्दी फिर एकदम से हम देखते हैं कि पेशेंट कल तक तो ऐसा बीमार था कि अरे घर वाले परेशान है कि प्लेटलेट कितनी आ गई, 20,000 आ गई, हम तो परेशान है। अगले दिन बड़े चेहरे हंसते हुए दिखाई देंगे, क्या हुआ कि आज तो सब ठीक है, 70,000 आ गई अकाउंट, है ना, तो वो इसीलिए होता है कि बहुत जल्दी फिर रिकवरी हो जाती है। तो वही चीज है। तो 3 दिन का बहुत कम टाइम है जीवित रहने का, फिर एकदम से दोबारा से मतलब लेकिन बन भी जाती है, ठीक है। आरबीसीज आर सुटेबल फॉर ट्रांसफ्यूजन फॉर अप टू 3 weeks आफ्टर कलेक्शन। तो इसी के लिए मेनली ब्लड जो है स्टोर किया जाता है आरबीसी के लिए, जो इन जनरल हम प्रैक्टिस में देखते हैं, तो यही कारण होता है। तो 3 हफ्ते तक कह रहे हैं। आफ्टर ट्रांसफ्यूजन इन द बॉडी आरबीसी बिकम्स एक्टिव आफ्टर 3 days, कि आपने बॉडी में एक बार उनको डाल दिया तो दोबारा से वो 3 दिन के बाद एक्टिवेट होती है, अपना काम जो करना शुरू करेंगे प्रॉपर, वो 3 दिन के बाद। कुफर सेल्स आर फाउंड इन लीवर, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो कुफर सेल्स आर फाउंड इन लीवर। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 22 अमाइनो एसिड्स एंड 24 मिनरल्स। तो मिनरल्स 24 हैं, 22 अमाइनो एसिड है, कोई खास नहीं। नेक्स्ट चलिए, एनर्जी किससे कितनी मिलती है। तो प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, है ना, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। कार्बोहाइड्रेट से भी इतनी मिलती है, लेकिन देख लो फैट जो है उससे डबल लगभग, तो 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, है ना। तो स्टडीज में ये बात भी आई है कि हम लोग फैट को गलत कहते रहते हैं जैसे, लेकिन स्टडीज में ये बात आई है कि जिन लोगों के बॉडी के अंदर फैट ज्यादा होता है, तो जो बहुत सीवियर डिजीज होती है, जैसे कोविड हुआ था, कि मान लो कोई सीवियरली उससे इन्फेक्टेड हुआ और लंबे समय तक रहा, ठीक है, तो ऐसे लोगों में, या कैंसर के जो पेशेंट्स हैं जिनको कीमोथेरेपी वगैरह होती है,
तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं जिनकी बॉडी में फैट अच्छा था, वो अच्छे से कोप अप कर जाते हैं। क्योंकि देखते होगे ना कीमोथेरेपी के बाद कितना ज्यादा लोगों को ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर ऐसा लगता है उनको कि गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। तो खूब खूब वो मक्खन घी ये सब चीजें खाते हैं, वो बताई जाती हैं खिलाने के लिए, क्योंकि बॉडी फैट जो है कहीं ना कहीं वो लूज होता है उसमें बहुत तेजी के साथ। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको भी। तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इक्वल है और फैट 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। आगे चलो, डिफरेंस बिटवीन हिमोलिटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। बाकी चीज छोड़ना, जो मैं कहूँ काम की वो चीज याद रखोगे एकदम, बाकी में ध्यान नहीं दोगे। तो बेटा हिमोलिटिक वाला जो है, तो स्टूल कलर कह रहे हैं उसका येलो होता है, नॉर्मल है, यानी वहां कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जॉन्डिस तो हुआ है, लेकिन वो इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है बिलिरुबिन का कि बॉडी में जो इम्पैक्ट आना था वो आ रहा है, लेकिन नॉर्मली भी पास हो रहा है स्टूल के थ्रू, यूरिन के थ्रू वो हो रहा है, तो इसीलिए कलर जो है नॉर्मल है, ये मतलब है कहने का। और ऑब्स्ट्रक्टिव वाले में क्या हो रहा है, इसके अंदर वो जो बाइल है रुक जाता है, पता है ना, मैंने आपको बताई थी कंडीशन कि पैंक्रियाटिक हेड कार्सिनोमा जो है वो मोस्ट कॉमन ऐसी कंडीशन है जहां ये चीज हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाता है। और एक आपको बताया होगा कि महिलाओं में, उसमें फैक्टर बताए होंगे साथ में, बोलो। फैट फर्टाइल फैट 40 40 फर्टाइल फीमेल। क्लियर है ना? फीमेल। तो फीमेल फैट 40 फर्टाइल, तो वो भी एक कंडीशन है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाता है, पॉलीलिथियासिस हुई मान लो ये चीजें हुई, और उसकी वजह से फिर आगे फर्दर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया। तो याद रखोगे यहाँ पे क्या होता है, स्टूल कलर जो है नॉर्मल नहीं होता, तो व्हाइट और क्ले कलर कह रहे हैं, किले के जैसा, कीचड़ के जैसा। आपको आयुर्वेद में भी बताया मैंने, इसके लिए टर्म क्या आई है बोलो? तिल पिष्ट निभम। तिल पिष्ट तिल निभम। पिष्ट निभम, तो यहाँ लिख तिलपिष्ट लोगे निभम। तिल पिष्ट निभम, स्टूल की प्रवृत्ति, तिल पिसे हुए तिल के जैसा स्टूल। कर्णिका किस दोष की चिकित्सा करते हैं आयुर्वेद में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर? कर्णिका बेटा क्या चिकित्सा है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की, चरक में? सर मुस्कान, सर चिकित्सा वात क्या? वा मुस्कान बता रहे हैं। पित्ताचार विहार देते हैं ताकि पित्त और बढ़ बढ़ाते जाए। हैं। चलो सबा ने एक पार्ट जब बोल तक दिया, हम सबा ने एक पार्ट बोल दिया, पैत्तिक आहार विहार दोगे पित्त को बढ़ाने वाला जब तक मल का रंजन ना होने लगे, एक पॉइंट तो वो ना हो हुआ। जाए। अभी दोष की चिकित्सा रहेगी, दोष बोलो। कफ के लिए, हर ठीक है, तो कफ करता है ऑब्स्ट्रक्शन, करने का बात नहीं करता है, बात बोल रहे हो, कफ है। ठीक है, तो कफ दोष को हरने वाली चिकित्सा होगी, लिख लो यहीं पे, कफ दोष को हरने वाली चिकित्सा होगी। और पित्त को बढ़ाने वाले द्रव्य तब तक देने हैं जब तक कि मल का रंजन ना होने लगे, नॉर्मल कलर ना आने लगे, कहने का मतलब है। दोनों बातें जरूरी हैं। ठीक है, आगे आ जाओगे तो छोड़ो, बाकी क्या नहीं अभी ध्यान देना है बता दूंगा मैं। ये देखोगे लीवर फंक्शन हेमोलिटिक के अंदर कह रहे हैं नॉर्मल मिलेंगे, भाई लीवर तो ठीक ही काम कर रहा है ना, लेकिन सीरम एल्कलाइन फोस्फेटेज ये बहुत जरूरी है, स्पेशली याद रखोगे सीरम एल्कलाइन फोस्फेटेज का बढ़ा हुआ मिलना, तो मतलब है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, इतना आप याद रखोगे। ये देख सकते हो हेमरेजिक टेंडेंसीज किस में मिलेंगी, तो हिमोलिटिक में कह रहे हैं कि नहीं मिलेंगी, एब्सेंट। लीवर तो सही काम कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं। ठीक है ना, लीवर में फैक्टर बनते हैं ना, वाले भी पढ़े थे, पसंद करके याद किया था हमने कि एक दो पसंद ये फैक्टर लीवर में बन रहा है, तो लीवर तो सही काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ कह रहे हैं होंगी, क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन के, ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर यहाँ मिल सकते हैं। कुल मिला के याद रखो, हेमोलिटिक में नहीं होंगे और यहाँ हो सकते हैं। बाकी सीरम बिलिरुबिन तो दोनों में ही बढ़ा होगा, एक में कह रहे हैं हाई होता है अनकॉन्जुगेटेड, एक में हाई कॉन्जुगेटेड वाला, तो वो देखना चाहो देख सकते हो आप। ठीक है, ये वैंडनबर्ग रिएक्शन है, ये टेस्ट है, मन है देखना चाहोगे कि एक में इनडायरेक्ट के लिए पॉजिटिव, एक में डायरेक्ट पॉजिटिव, नहीं पूछे जाते इन पे सवाल, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। अगेन सवाल देखो इस पे भी नहीं आते, एक बेसिक सा सेंस है, बस उतने पे ही सवाल आते हैं, वो चीज समझ लो कि होता क्या है कि हम जब ऑक्सीजन लेते हैं, हमने वो श्लोक पढ़े ना शारंगधर के, कि बाहर से एयर आती है तो ऑक्सीजन लेके साथ में आती है, तो शुरुआत में तो ऑक्सीजन अच्छी होगी, लेकिन बाद में जब वो ब्लड जो है वेन्स के अंदर चला जाएगा, तो उसमें फिर क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा और CO2 वहां पे बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात ये है, तो यहाँ देख सकते हो O2 प्रेशर इंस्पायर्ड एयर के अंदर कह रहे हैं 158, ठीक है, एल्वियोलर एयर में 100 थोड़ा और कम हुआ, मिक्स्ड वेनस ब्लड के अंदर तो 40 हो गया, इतना कम हो गया, ऑक्सीजन कम होता चला जाएगा ना। आर्टरीज के अंदर लेकिन अच्छा होगा, आर्टरियल ब्लड के अंदर 95 है, तो वही लगभग 100 जितना लिया गया था लगभग उसके आसपास ही मेंटेन है। CO2 की बात करें तो वो क्या होगा, आर्टरीज में कम है तो 40 है खाली प्रेशर, मिक्स्ड वेनस ब्लड में थोड़ा बढ़ जाएगा, इसके लिए तो सुटेबल कंडीशन है, यही ज्यादा रहेगा। ठीक है, और एल्वियोलर एयर तो अगेन वहां भी कम होगा, तो ऐसा कर सकते हो
कि मिक्स्ड वाले के अंदर जो मतलब वेन्स के अंदर जो कह लो कि वहां पे CO2 ज्यादा होगी, वेन्स के अंदर CO2 ज्यादा होगी और आर्टरीज के अंदर O2 ज्यादा होगी। तो इतनी सी बात है जो याद रखने की बात है आपको। ठीक है, पूछा नहीं जाता सवाल इसके ऊपर भी। आगे O2 टेंशन दी हुई है, सवाल इस पे भी नहीं आता, आप देख लो एक बार फिर अगेन। तो O2 टेंशन आर्टरीज में कितनी है 95, और वेन्स के अंदर 40, जो ऊपर याद किया अभी वही तो है 95 आर्टरीज के अंदर और 40 वेन्स के अंदर। फिर देख लो O2 कंटेंट, तो 19 ml पर 100 ml, यहाँ 14 ml पर 100 ml। याद रखना ही चाहो किसी वजह से तो ऐसा कर सकते हो कि जिसमें 9 आ रहा था मतलब आर्टरियल ब्लड के अंदर 95 आ रहा था ना, तो वहाँ 19 ml पर 100 ml है। जिसमें 4 वाला आ रहा था यानी 40 mmHg, तो वहां पे 14 वाला आंसर है, 14 ml पर 100 ml। याद नहीं करना, बाकी मैं कह रहा हूँ पूछा नहीं जाता कहीं, फालतू की बात है। परसेंट सेचुरेशन ऑफ HB, तो आर्टरीज में अगेन ज्यादा होगी 95%, और मिक्स वेनस ब्लड के अंदर कह रहे हैं 75%। इसको चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है, सवाल जो पूछ चुका है वो मैं बता दे रहा हूँ, ये पूछ चुका है ऑक्सीजन कैपेसिटी कितनी होती है, सवाल एक बार आया हुआ है। तो 20 ml पर 100 ml, तो 20 ml ऑक्सीजन जा रही है 100 ml ब्लड के साथ, तो 20 ml पर 100 ml ऑक्सीजन कैपेसिटी। परसेंट सेचुरेशन ऑफ HB, ये कैसे निकाल रहे हैं, फॉर्मूला है, मन करे देख लो, पूछा कभी नहीं जाता। तो ऑक्सीजन कंटेंट अब डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कैपेसिटी जो आपको बताइए 20 है पर 100 ml इंटू 100, तो ऑक्सीजन कंटेंट, ठीक है, अपॉन ऑक्सीजन कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ब्रेक का टाइम हुआ 10 मिनट, वापस आओगे इसी आईडी से, कंटिन्यू करेंगे 10 मिनट के बाद। थैंक यू।